आज से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री यूपीएससी के लेवल तक की होगी, यानी यूपीपीसीएस जिनको देना है, जिन्हें यूपीएससी देना है, उनके पर्पज से ये एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी क्लास होगी। इसके अलावा अगर आप और तैयारी कर रहे हैं, वनडेज एग्जाम भी दे रहे हैं, तो ये आपके लिए ये इतिहास काफी कारगर होगा। जिस प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति हम देख रहे हैं, नेचर्स देख रहे हैं, खासतौर से पीसीएस और आईएएस में, तो उस नेचर के हिसाब से यहाँ पे इतिहास को एक ओवरव्यू के रूप में आज हम लोग देखेंगे क्या है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आगे की जो क्लासेस होंगी एंशिएंट हिस्ट्री की जो भी वीडियोस अपलोड होंगे वो उस लेवल तक आपको पहुंचाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ से इतिहास पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा फिर आपको ना ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी अदर जगह कोचिंग करने की जरूरत नहीं होगी। हमने बताया कि इस चैनल का जो मुख्य मोटो है आपके पास सही मटेरियल को पहुंचाना, सही स्टडी मटेरियल पहुंचाना और सही मैटर जो होने चाहिए, जो वीडियोस होने चाहिए वो पहुंचाना है, न कि सिर्फ यहाँ पे व्यू बढ़ाने के पर्पज से कोई वीडियो नहीं डाला जाएगा। इसलिए हमने आपसे चर्चा इससे पहले भी हमने बताया था कि इस चैनल का जो वास्तव में जो मकसद है वो सिलेक्शन को लेकर के मकसद है और सही चीजें आप तक पहुंचाना। उसी की तरह आज से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करेंगे और ये जो हमारा क्लास होगा एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा ओवरव्यू हम लोग लेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री की किस प्रकार से शुरुआत होती है और हमें क्या पढ़ना है। फिर आगे से हम लोग क्रमबद्ध रूप से एक एक क्रम से पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियोज अपलोड होंगी। आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 क्रमबद्ध रूप से सारे वीडियोज को देखने। एक बार अगर पूरा वीडियोस पूरा एंशिएंट हिस्ट्री देख लेते हैं तो फिर आपका एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, अवधारणात्मक रूप से भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा और तथ्यात्मक रूप से भी काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। यानी एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के आप निश्चिंत रह सकते हैं हमारे इस वीडियो से। तो हम लोग आज शुरू करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों को पढ़ना है। इतिहास के बारे में जो हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास की परिभाषा और किस प्रकार से विकास किया इतिहास, उसके बारे में हम लोग पार्ट 1 जब पहला पार्ट आएगा तो वहां पे हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये एक शॉर्ट ब्रीफ होगा एंशिएंट हिस्ट्री का टोटल, यानी जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है शॉर्ट ब्रीफ होगा। इस वीडियो से आप एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, आपका एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के कि प्राचीन इतिहास में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और प्राचीन इतिहास का हमें अध्ययन स्टडी किस प्रकार से करना है। देखिए इतिहास बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे, आप लोग देखे होंगे, पढ़ते भी होंगे, लेकिन हर लोगों का पढ़ाने का जो हिसाब किताब होता है वो आपके तरीके से नहीं होता या आपके फायदे के लिए नहीं होता। सभी लोग सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि उन्हें जिस तरीके से आता है उस तरीके से पढ़ा देते हैं, लेकिन एक कंपटीटर के लिए एक कंपटीशन के हिसाब से वास्तव में इतिहास का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए ये सभी लोगों को नहीं पता होता, ना सब लोग चाहते भी हैं। सब लोग आपके अकॉर्डिंग चाहते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे जो भी मटेरियल्स दी जाएंगी या जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा वो कंपटीशन के पर्पज से पढ़ाया जाएगा। हमने बार बार बोला है कि कॉम्पिटेटिव अप्रोच और एकेडमिक अप्रोच बिल्कुल डिफरेंस होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। इस चैनल पे सारी वीडियोस कॉम्पिटेटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग अपलोड की जाएंगी, न कि एकेडमिक अप्रोच के थ्रू। तो यहाँ से आप लाभान्वित होंगे। पिछले हमारे 5-7 वीडियो करंट अफेयर के रहे, बहुत ही छोटे छोटे वीडियो रहे, लगभग 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो रहे। वहां से सीधे सीधे 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्टली। बहुत सारे लोगों ने लगातार पर डे वीडियो करंट अफेयर के देखे होंगे, 30-40 वीडियो देखने के बाद भी उन्हें पता चला कि कुछ नहीं आया। कुछ लोग गोल गोल घुमाते हैं, हमारे यहाँ से ढेर सारी चीजें आने वाली है, लेकिन एक भी प्रश्न उनकी वीडियो से नहीं पूछे गए। रीजन ये कि उनका अप्रोच कुछ और था और हमारा अप्रोच कुछ और है। हम उस अप्रोच तक लेके जाते हैं जिस अप्रोच की आपकी जरूरत है, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे, आपके मंजिल तक पहुंचा दे। हमारे साथ जुड़े रहने पर आप इस चीज से स्वस्थ रह सकते हैं कि आपको चीजें काम की मिलेंगी, फालतू चीजें नहीं मिलेंगी। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो एंशिएंट इतिहास की जो शुरुआत वास्तव में मानी जाती है कि एंशिएंट हिस्ट्री शुरुआत इतिहास की कहाँ हुई, तो जाहिर सी बात है इतिहास की शुरुआत तभी होगी जब मानव की उत्पत्ति होगी। मानव उत्पत्ति के बाद फिर एक इतिहास का क्रम आता है कि हम किस प्रकार से इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि मानव की उत्पत्ति होने के बाद ही तुरंत इतिहास का निर्माण नहीं हो जाता, बल्कि एक क्रम से विकास के तौर पर हम हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं जहां तक हम पहुंचते हैं इतिहास की। अगर शुरुआत की बात किया जाए एंशिएंट हिस्ट्री, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। पृथ्वी की उत्पत्ति सबसे पहले हमारे पृथ्वी का निर्माण होगा। पृथ्वी के निर्माण के बाद ही मानव का निर्माण होता है, मानव की उत्पत्ति होती है। इस मानव की उत्पत्ति ने इतिहास को जन्म दिया है। यानी कि फर्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं पृथ्वी हमारा निर्माण होता है। और पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये पूरा टॉपिक भूगोल का है। तो आप लोग जब भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ढेर सारे जो थ्योरी है, उसका जो विकास रहा है, उस विकास के बारे में जानेंगे। लेकिन मानव की उत्पत्ति की बात किया जाए तो वो 2 जगह से टैली खाता है। एक तो खाता है ये इतिहास से, जहां से हमें अध्ययन की शुरुआत करनी होती है। दूसरा यह भूगोल से भी संबंधित है, यानी मानव उत्पत्ति का जो संबंध रहा है वो इतिहास और भूगोल दोनों से रहा है।
तो मानव की उत्पत्ति क्या रही, एक हिस्टोरिकल अप्रोच में हम लोग देखेंगे इस वीडियोस में। जब प्रारंभ होगा हमारा वीडियोस तो मानव की उत्पत्ति से ही प्रारंभ किया जाएगा। फर्स्ट के मानव की उत्पत्ति का एक क्रम क्या रहा है, ध्यान देखिए। यहाँ से एक दो प्रश्न आते हैं और इस चीज को कोई पढ़ाता नहीं। हमारे साथ जुड़े हैं तो आप बिल्कुल आश्वस्त इस चीज को रहिएगा कि जो भी चीजें दी जाएगी वो आपके काम की ही होंगी, फालतू चीजें नहीं होंगी। तो मानव की उत्पत्ति का एक हिस्टोरिकल अप्रोच किस प्रकार से रहा है और इतिहास में किस प्रकार से, खासतौर से यूपीएससी में और इधर एक दो सालों से यूपीपीसीएस में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं सिर्फ एक चैप्टर से, मानव की उत्पत्ति के हिस्टोरिकल अप्रोच से। भौगोलिक अप्रोच भी होता है, इसका अलग होता है। तो हम लोग हिस्टोरिकल अप्रोच के तहत यहाँ पे देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति का विकास एक ऐतिहासिक रूप में किस प्रकार से होता है। भौगोलिक अप्रोच को हम लोग भूगोल सब्जेक्ट में देखेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो मानव की उत्पत्ति से ही एक हिस्टोरिकल अप्रोच निकल करके आता है, एक ऐतिहासिक अप्रोच निकल के आएगा मानव की उत्पत्ति के दौरान। तो मानव की जब उत्पत्ति हो जाती है, ध्यान रखिए क्रम से आप लोग इसको समझिए। आज की वीडियोस आपको लोगों को सिर्फ समझना है, जहां पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के ढेर सारे जो कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आज वो इंटरेस्ट आपके अंदर बनने वाला है और आप हर दिन इंतजार करेंगे हमारे एक वीडियोस का कि सर जल्दी से एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस अपलोड करिए। ये हमारा आपसे वादा है। देखिएगा आप लोग किस प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री में हम आपका इंटरेस्ट पैदा करते हैं और यहाँ से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या अदर कोई भी एग्जाम हो। प्राचीन इतिहास से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का। तो इस हिस्ट्री पे हमें कमांड अच्छे तरीके से करना है ताकि यहाँ से आए हुए मैक्सिमम प्रश्न हम सॉल्व कर सकें, चाहे यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो। ध्यान रखिएगा, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। आप लोग खुद महसूस करेंगे कि हाँ सर अब हम उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां हमें जरूरत नहीं है किसी और कोचिंग की। तो पृथ्वी पे हम लोग देख लेते हैं कि मानव जब पृथ्वी की उत्पत्ति जब होती है तो ध्यान रखिए, हमने देखा पृथ्वी की उत्पत्ति। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा मानव की उत्पत्ति या विकास। मानव की उत्पत्ति या विकास एंशिएंट इतिहास में जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत का भौगोलिक विभाजन। जब भारत की भौगोलिक विभाजन से हम बात करते हैं तो भारत को 4 रूपों में विभाजित कर दिया जाता है भौगोलिक रूप से। क्या? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद मध्यवर्ती मैदान, फिर आता है दक्षिण का प्रदेश, पठारी प्रदेश, और चौथा आता है तटीय क्षेत्र। भारत को भौगोलिक रूप से 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो भौगोलिक विभाजन है इतिहास से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे हमने चारों पार्ट को डिवाइड करके बताया। इसे समझिएगा। मानव की उत्पत्ति होती है, मानव की उत्पत्ति के साथ ही 2 चीजों का विकास होता है। मानव का विकास होता है, यानी क्रमबद्ध रूप से मानव विकास करता है और यही विकास मानव में सभ्यता को जन्म देता है, सभ्यता या संस्कृति को। यानी मानव विकास सीधे सीधे मानव के सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा होता है। यह सभ्यता और संस्कृति का निर्माण भौगोलिक आधार पे भी तय किया जाता है। यानी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करने में, बनाने में उसका जो भौगोलिक एस्पेक्ट होता है, जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो भौगोलिक जलवायु होता है, जो भौगोलिक प्रभाव होता है, ज्योग्राफिकल इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है किसी भी सभ्यता के निर्माण में। यदि हम बात करें भारत के भौगोलिक प्रदेश की, इसको अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा स्पीड हमारी ज्यादा होगी इसलिए कि वीडियोस थोड़ा लंबे हो जाएंगे। आप लोग वीडियोस को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, धीरे धीरे करके। हमारी कोशिश होगी कि हम आज एक ओवरव्यू आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री की दे करके आपके अंदर जो एंशिएंट हिस्ट्री का लगाव जो नहीं है या लगाव कम है तो उस लगाव को आज हम बढ़ाने वाले हैं या लगाव आपके अंदर पैदा करने वाले हैं। ध्यान रखिए, यही लगाव आपको फाइनल सिलेक्शन पर लेकर के जाएगा। आपको 5 विषय में जीएस की एक अच्छा कॉन्सेप्ट रखना है, तथ्यात्मक चीजों की भी जानकारी अच्छे तरीके से रखनी है। जब आप 5 विषय को बैलेंस कर लेंगे तो वो आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाता है अपने मंजिल तक। यानी मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हमें 5 विषय पे एक मजबूत पकड़ हो। ध्यान रखिए, ये जो ट्रेंड चल रहा है अलग अलग एक्सपर्टों की, ये आपको बेवकूफ बनाने का एक फंडा होता है कि अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। वास्तव में जो कि अच्छा कंपटीटर होता है वो 5 विषय पे एक बैलेंस जानकारी रखता है। हो सकता है उसके कुछ विषयों पे ज्यादा जानकारी हो, पकड़ हो, लेकिन वो 5 विषय पे एक बैलेंस इतनी जानकारी जो रखता है कि वो आपको सही दिशा निर्देश दे सके। उसी का एक प्रयास है हमारा इतिहास को लेकर के, हिस्ट्री को लेकर के।
पोल्ट्री में आप लोगों ने देखा, हम पोल्ट्री की भी बातें करेंगे आगे, पोल्ट्रीज को भी वीडियो डालेंगे। और पोल्ट्री की जो वीडियो होती है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया चैलेंज के हिसाब से हम डालते हैं कि आप एक बार पोल्ट्री पढ़िए, फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। वही चैलेंज हमने इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में भी हमने ले लिया है आप लोगों के सामने, और इंशाल्लाह इस चैलेंज को भी हम पूरा करेंगे। आप लोग देखिएगा, धीरे धीरे क्रम से जब हम बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक एक चीजें बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है, आसान से शब्दों में समझते चलिए। हमने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान ही भारत की उत्पत्ति हम मान लेते हैं, और भारत को भौगोलिक रूप से 4 भागों में हम बांट देते हैं। जो जियोग्राफिकल डिवाइडेशन होता है भारत का, वो 4 होता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश होता है, फिर मध्यवर्ती मैदान होता है, जैसे सिंधु और ये गंगा का, जो गंगा का मैदान होता है, ये मध्यवर्ती मैदान के तहत आता है। उसके बाद दक्षिण का पठारी प्रदेश, यानी दक्षिण के जो पठार के प्रदेश हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह के, वो शामिल होते हैं। फिर तटीय क्षेत्र होता है, जैसे पूर्वी तट और पश्चिमी तट। इन 4 क्षेत्रों को, भारत को 4 भागों में भौगोलिक रूप से डिवाइड करते हैं। और किसी भी सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में, जब कोई सभ्यता बनती है या कल्चर, संस्कृति बनता है, तो उस संस्कृति के निर्माण में भौगोलिक क्षेत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। या सही माने में कहा जाए तो किसी भी सभ्यता के निर्माण में सबसे ज्यादा प्रभाव इस भौगोलिक क्षेत्र का पड़ता है, उस जियोग्राफिकल इफेक्ट का पड़ता है। भौगोलिक प्रभाव जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं सभ्यता के निर्माण में। एक तरफ हम देख लिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति होगी, दूसरी तरफ हम देखते हैं मानव की भी उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ से हम लोग इतिहास का प्रारंभ करेंगे। पहला चैप्टर मानव की उत्पत्ति से लेकर के हमारा होगा। तो मानव की उत्पत्ति होने के बाद मानव का विकास होता है, क्रमबद्ध रूप से मानव विकसित होता है। ठीक वैसे ही पृथ्वी का भी विकास होता है, क्रम से पृथ्वी विकसित होती है। और अभी वर्तमान में जिस कंडीशन में है हम लोग, वो विकास का लास्ट चरण माना जाता है कि इस विकास के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं पृथ्वी के हम लोग। तो मानव का विकास होता है, और मानव के विकास के साथ ही मानव सभ्यता या संस्कृति का निर्माण करता है। जैसे जैसे मानव विकास करता जाता है, पहले जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पे समझे तो पहले क्या कंडीशन था कि पहले मानव एक वानर के रूप में था, जंगलों में रहता था और कमर झुका करके चलता था। जब वो जंगलों से बाहर मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, क्योंकि जंगलों में पेड़ पे उनको कमर लटका करके डाकना, तोड़ना, पत्ते तोड़ना, इस तरीके से करते थे। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में आने पर उन्हें कमर उठाना पड़ा, ताकि सीधे सीधे वो कमर झुका करके नहीं चल सकते। तो मैदानी क्षेत्रों का जो भौगोलिक प्रभाव पड़ा, इससे प्रभाव ये पड़ा कि धीरे धीरे उन्होंने कमर को सीधा करना शुरू कर दिया। और फिर एक क्रम से आज हम लोग जिस कंडीशन में हैं, हम लोग देखते हैं कि उसी का विकास है, विकास के अंतिम चरण पे पहुंच गए। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से अंतिम चरण पर हम लोग विकास के पहुंचते हैं। तो मानव के विकास से इस सभ्यता का निर्माण होता है, और इस सभ्यता का निर्माण में सबसे ज्यादा प्रभाव भौगोलिक प्रदेशों का पड़ता है। कैसे पड़ता है इसको देखिए। जब हम भारत में मानव सभ्यता की बात करते हैं, तो यहाँ पे सभ्यता की अगर बात किया जाए तो भारत में सबसे पहली जो सभ्यता अस्तित्व में आती है वो आती है सिंधु सभ्यता। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लें कि विश्व में सबसे पहली सभ्यता कौन सी आती है, तो विश्व में जो सभ्यता का विकास होता है, तो भारत के एस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो 2 महत्वपूर्ण सभ्यताएं आती है। एक आती है सिंधु सभ्यता, इसके अलावा ढेर सारी सभ्यता है, लेकिन हमें इतिहास में, हम लोगों को जो इतिहास में पढ़ना है, खास तौर से सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन करना है। लेकिन इसी के पैरेलल एक और सभ्यता थी जो सिंधु सभ्यता से अटैच थी, यानी दोनों सभ्यताओं में एक संबंध पाया जाता था। तो अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ढेर सारी सभ्यता थी, माया सभ्यता थी, इंटेक सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी, मेसोपोटामियन सभ्यता थी। लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 सभ्यताएं काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो सिंधु सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया, ये जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया, ये मिस्र में पाई जाती थी, और सिंधु सभ्यता भारत में पाई जाती थी। रीजन ये कि सिंधु सभ्यता का अस्तित्व तो भारत में मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, लेकिन एक समय के बाद सिंधु सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक सभ्यता। इस ऋग वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य, या इसे हम आर्य संस्कृति भी बोल सकते हैं। यानी ऋग वैदिक सभ्यता के जो निर्माण करने वाले लोग थे वो आर्य थे, इसी वजह से उसे आर्य कल्चर भी बोला जाता है। और इस आर्य कल्चर का जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहा वो भारत के 2 क्षेत्रों में रहा। एक रहा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और मध्यवर्ती मैदान, यानी इन 2 क्षेत्रों में आर्य संस्कृति अस्तित्व में रही। रीजन क्या था? इसका भौगोलिक रीजन ही था, जिसकी वजह से आर्य संस्कृति यहाँ पे अस्तित्व में रही। दक्षिण भारत में जो भौगोलिक विभाजन था हमारा, यानी उत्तर और दक्षिण भारत में एक स्पष्ट रूप से हमारे यहाँ विभाजन पाया जाता है। हम लोग देख सकते हैं उत्तर और दक्षिण के कल्चर में भी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है।
तो उत्तर और दक्षिण भारत में अगर भौगोलिक विभाजन की हम बात करें तो ये मध्यवर्ती मैदान के बाद कई सारे सिंधु नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, फिर उसके बाद विंध्याचल पर्वत, ऐसे ढेर सारे पर्वत है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से स्पष्ट रूप से डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइडेशन न केवल भौगोलिक रूप से हमें देखने को मिलती है, बल्कि यह डिवाइडेशन हमें सांस्कृतिक रूप में देखने को मिलती है। उत्तर भारत में जिस सभ्यता का निर्माण हो रहा था, जो कल्चर्स डेवलप हो रहा था, उस कल्चर को आर्य संस्कृति या आर्य कल्चर बोला गया, और दक्षिण भारत में जिस सभ्यता का निर्माण हो रहा था, जो कल्चर डेवलप हो रहा था, उसे द्रविड़ संस्कृति या द्रविड़ कल्चर कहा गया। यानी दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे द्रविड़ कल्चर का विकास होता है। ध्यान रखिए, द्रविड़ संस्कृति का विकास होता है। ये आर्य और द्रविड़ संस्कृति का जो विकास होता है, इसे कई स्तरों पे हम लोग देख सकते हैं, कई लेवल पे हम लोग देख सकते हैं। रहना, खाना पीना, उनके धार्मिक भेदभाव के रूप में भी देख सकते हैं, सामाजिक स्तर पे हम लोग देख सकते हैं, उनके आर्थिक स्तर पे भी हम लोग देख सकते हैं। ये जो विभाजन वास्तव में आर्य और द्रविड़ कल्चर का होता है, ये विभाजन वास्तव में भौगोलिक रूप से जो डिवाइड किया गया, भारत को दो भागों में बांटा जाता है, खासतौर से जो नदियां डिवाइडेशन कर देते हैं, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा था। अगर वास्तव में अगर नर्मदा, ताप्ती और विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत ये नहीं होता जो भारत को दो भागों में बांट रही थी, तो हो सकता था कि आर्य संस्कृति का विकास आगे भी हो जाता दक्षिण तक। लेकिन ये जो विकास का जो चरण था, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, ये भौगोलिक रूप से भी काफी अलग है। इनका भौगोलिक विभाजन भी बिल्कुल डिफरेंस है। यही विभाजन दो कल्चरों को भारत में जन्म दे देता है, आर्य कल्चर और द्रविड़ कल्चर। यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा हमने क्या समझाने का प्रयास किया। एक बार ओवरव्यू समझने का प्रयास करिए कि इस चीज को समझिए, काफी बहुत ही ऐसी चीज बताया जा रहा है जो आपको न किताबों में मिलेगी, न ही किसी कोचिंग से मिलेगी। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो हमारे द्वारा जो चीजें बताई जाएंगी वो आपके लिए एक रामबाण होगा, एक अमृत के समान होगा। अगर आप इसे मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ी चीजों को मिस कर देते हैं। ये जो क्लास होगा वास्तव में आपको एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के इतना स्ट्रांग बना देगा कि आप शायद कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारा प्राचीन इतिहास को इस तरीके से भी पढ़ा जाता है और इस तरीके से भी पढ़ाया जाता है, और प्राचीन इतिहास पे इस तरीके का सोच भी डेवलप किया जा सकता है, जो एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने क्या देखा कि सभ्यता और मानव के विकास का जो लिंक रहा है, किस प्रकार से रहा है, और उस मानव विकास और सभ्यता के विकास में भौगोलिक क्षेत्रों का क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है, भौगोलिक क्षेत्रों ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके प्रभाव भी हम लोगों ने इस छोटे से ग्राफ में हम लोगों ने देखा, और इसका एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कि उत्तर भारत में जो कल्चर, जो संस्कृति पाई जाती है, वो दक्षिण भारत के कल्चर से काफी डिफरेंस है। इस डिफरेंस का रीजन यही रहा है कि इसका भौगोलिक जो विभाजन रहा है उसने सबसे ज्यादा प्रभाव डाले। इसके अलावा और भी प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन सभ्यता के विकास में सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका भौगोलिक विभाजन दिखाता है। किसी भी क्षेत्र का जो भौगोलिक स्वरूप होता है, वो भौगोलिक स्वरूप ही निर्धारित करता है कि वहां का सभ्यता, वहां का कल्चर क्या हो। अगर आप इसे और एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो समझिए कि इंग्लैंड जो एक ठंडा प्रदेश है, यूरोप खासतौर से, तो वहां का जो पहनावा होगा, और एक ऐसे प्रदेश जो गर्म प्रदेश है, वहां के पहनावे में अंतर हो जाएगा, वहां के खाने पीने में अंतर हो जाएगा। जैसे इंग्लैंड के लोग ज्यादातर स्पाइसी भोजन पसंद करेंगे, मीट मछली खाएंगे, लेकिन जो गर्म प्रदेश है वहां पे बिल्कुल वेजिटेरियन होगा, वहां पे मीट मछली स्पाइसी भोजन से दूर रहेंगे। तो वास्तव में हमारी सभ्यता क्या कहती है, सभ्यता के तहत हमारे खाने पीने, रहने, धार्मिक हमारा जो नेचर है, जो हम धर्म का पालन किस प्रकार से करते हैं, इन सब सारी चीजों को, जीवन के जो विभिन्न पहलू जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है, उन्हें ही हम सभ्यता के तहत शामिल करते हैं, उनको हम अपने कल्चर के पार्ट में शामिल करते हैं। तो ये कल्चरल विभाजन वास्तव में भौगोलिक विभाजन से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है, आप इसका अंदाजा तब लगा सकते हैं जब वास्तव में आप कभी अपने जगह से उठ करके किसी ऐसे प्रदेश में जाइए जहां से आपके प्रदेश में, उस प्रदेश में भौगोलिक रूप से भिन्नता पाई जाए, तो आप वहां प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि वास्तव में कितना ढेर सारे अंतर हो जा रहे हैं कल्चर से, है ना। ये हम लोग देख लिए कि इस प्रकार से जो सभ्यता का विकास होता है भारत में, खासतौर से जो सिंधु सभ्यता है, इस पे हम लोगों का अच्छे से अध्ययन करना है। सिंधु सभ्यता का क्रम से हम लोग बढ़ेंगे। तो सभ्यता का विकास से मानव के विकास के जो सभ्यता का निर्माण होता है, तो सभ्यता भी क्रम रूप से निर्माण होता है। इससे पहले क्योंकि जो भौगोलिक रूप से जंगलों में ये रहते थे, तो जंगलों में क्या होता था कि जंगलों में अभी इनके पास सामान नहीं थे, तो जंगलों में अपने खाने के लिए पत्ते वगैरह खाते थे, कंदमूल खाते थे। बाद में धीरे धीरे डेवलप होते हैं, आग की खोज होती है, तो फिर मांस वगैरह जो खाते हैं भून करके खाने लगे।
फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, इन्हें लगता है कि हमारे पास रहने के लिए एक घर होना चाहिए, हमारी एक अपनी स्वयं की खेती करने के लिए जमीन होनी चाहिए। तो ये क्रमबद्ध विकास वास्तव में एक विकास के तौर पे होता है धीरे धीरे, और जिसमें भौगोलिक क्षेत्रों का प्रभाव बढ़ता जाता है। नए नए जो आविष्कार होते हैं उनका भी प्रभाव लगातार बढ़ता जाता है। जैसे कि लोहा की खोज होने के बाद हमारे कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आता है, लेकिन लोहा की खोज जब तक नहीं हुई थी तब तक कृषि हमारी परंपरागत ढंग से चलती थी, बहुत ही कम मात्रा में होता था। तो कई सारे प्रभाव इफेक्ट डालते हैं किसी भी कल्चर के निर्माण में, लेकिन उस कल्चर के निर्माण में जो मूल भूमिका निभाता है वो निभाता है उस क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप या भौगोलिक नेचर। जिस क्षेत्र में जहां भी लोहा ज्यादा पाए जाएंगे वहां का भौगोलिक स्वरूप और वहां के लोगों का जो नेचर होगा अलग होगा। जिस क्षेत्र में लोहे की मात्रा कम है या लोहा पाया ही नहीं जाता वहां के लोगों का भौगोलिक नेचर बिल्कुल अलग होगा। और इसका विभाजन आप लोगों को हम बताएंगे जब स्पष्ट तौर पे हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता और ऋग वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल जब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल का जब अध्ययन करेंगे तो वहां पे हम आपको तुलनात्मक रूप से बताएंगे कि दोनों लोगों में कितना डिफरेंस आ जाता है और इस डिफरेंस दोनों सभ्यता में होने का क्या मुख्य कारण रहा है। इसमें भौगोलिक स्वरूप के साथ साथ अन्य कौन से महत्वपूर्ण कारक रहे हैं जिन्होंने इफेक्ट डाला। तो यहाँ तक क्लियर है। हम लोग देखते हैं कि अब हम लोगों ने मानव की उत्पत्ति करा लिया, भौगोलिक रूप से हमने सभ्यता की भी बात कर लिया कि भौगोलिक रूप से कितना प्रभाव होता है, और भारत का जो भौगोलिक स्वरूप रहा है उस स्वरूप में भी हम लोगों ने देख लिया कि भारत में दो सभ्यताओं का निर्माण हो जाता है। एक होता है आर्य सभ्यता, आर्य कल्चर, और दूसरा होता है द्रविड़ सभ्यता। तो सभ्यता के निर्माण में हम लोगों ने सबसे पहले भारत में क्या देखा कि सिंधु सभ्यता का अस्तित्व होता है, और सिंधु सभ्यता एक समय तक अस्तित्व में रहती है, उसके बाद एकाएक सिंधु सभ्यता समाप्त हो जाती है। यानी इस सभ्यता के अवशेष एकाएक बिल्कुल गायब हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और अभी तक यह रिसर्च का विषय बना हुआ है कि सिंधु सभ्यता के वास्तव में पतन का कारण क्या हो सकता है। क्या वास्तव में कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है तो उसको पूरी रूप से 100% पतन कर दिया जाए? अगर वर्तमान में हम लोग देखें तो बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा कि किसी सभ्यता को, किसी कल्चर को हम 100% समाप्त कर दें। लेकिन सिंधु सभ्यता इसका एक एग्जाम्पल माना जाता है जो अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अगर अभी बात करें हम सिंधु सभ्यता की तो अभी सिंधु सभ्यता का जीवित अवशेष हमारे पास कुछ नहीं है जो यह कह सके कि हम सिंधु सभ्यता से बिलोंग करते हैं। तो सिंधु सभ्यता के बाद एक नए सभ्यता का भारत में जन्म होता है और उस सभ्यता का नाम था ऋग वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता का निर्माण होता है, और ऋग वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। एक होता है इसे बोलते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। इस प्रकार से करिए, वैदिक सभ्यता का निर्माण होता है। वैदिक सभ्यता का निर्माण होता है सिंधु सभ्यता के बाद, और वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। एक होता है ऋग वैदिक सभ्यता, दूसरा होता है उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक सभ्यता को कभी कभी पूर्व वैदिक सभ्यता भी बोल देते हैं। इन दोनों सभ्यताओं के बाद यहाँ से एक नए कल्चर की शुरुआत होती है, भारत में नए सभ्यता का शुरुआत होता है। यहाँ से कास्ट फॉर्मेशन होता है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है, और ये जो कास्ट फॉर्मेशन, जाति व्यवस्था यहाँ पूरी तरीके से स्थापित होता है। जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में, जाति व्यवस्था यहाँ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है, और वर्ण व्यवस्था जाकर के जाति व्यवस्था के रूप ले लेती है उत्तर वैदिक काल में। यानी जब हम लोग ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ कास्ट फॉर्मेशन, जाति व्यवस्था किस प्रकार से होता है, या कास्ट का निर्माण या जाति का निर्माण किस प्रकार से होता है, और जाति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वर्ण जो निभाती है, तो ये वर्ण वास्तव में कब जाकर के जाति बन जाती है। उत्तर वैदिक काल में कई सारी नई व्यवस्थाएं स्थापित होती हैं, जो नए सभ्यता में नए गुण आ जाते हैं। यानी सभ्यता के विकास के दौरान उत्तर वैदिक काल में कई नई सारी चीजों की शुरुआत की गई। उसे हम लोग देखेंगे कैसे कन्वर्ट किया गया। यूपीएससी में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों को तुलनात्मक रूप से पूछ लिया जाता है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल की। तो सभ्यता का विकास उत्तर वैदिक काल के बाद जो सभ्यता विकसित होती है, उसके बाद यही चरण विकसित होकर के उत्तर वैदिक काल और भी अपने कठिन रूप में आती है, और भी अपने उलझाऊ रूप में आ जाती है। और इस सभ्यता को जिस तरीके से उलझा करके बनाया गया उत्तर वैदिक काल के बाद, वह सभ्यता आगे जाके बढ़ती है और बुलाती है सूत्र काल आ जाता है। और सूत्र काल के बाद एक और काल आता है जिसे हम लोग बोलते हैं महाकाव्य काल। महाकाव्य काल, इस महाकाव्य काल में दो महाकाव्यों की रचना की गई थी, रामायण और महाभारत। ध्यान रखिए, रामायण महाभारत से प्राचीन मानी जाती है, पहले की मानी जाती है। सूत्र काल में आते आते हम लोग देखते हैं कि जो जाति व्यवस्था में कई ऐसी चीजें शामिल हो जाती हैं।
इस कल्चर में, सभ्यता में कई ऐसी चीजें शामिल हो जाती हैं जिसे मानव एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, या मानव को लगता था कि यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कई प्रकार के संस्कार, यज्ञों में बलि की प्रथा, हिंसा बहुत ही जोरों पर पहुंच गई थी। बलि, ढेर सारे बलि दिए जाते थे, बैलों के, भैंसों के, ऊँटों के, इवन की मनुष्यों के भी बलि देने की प्रथा प्रारंभ हो गई थी। यानी यहाँ पे हिंसा चरम पे था, अंधविश्वास चरम पे था। यज्ञों की अवधारणा के नाम पे, यज्ञों के नाम पे ढेर सारी हिंसाएं होती थी, बलि दिया जाता था। तो यहाँ पे जो शुरुआत होता है उत्तर वैदिक काल में, जिस व्यवस्था की शुरुआत होती है, उस व्यवस्था ने मानव में एक घोर निराशा को पैदा किया। वो निराशा थी अपने व्यवस्था, अपने धर्म को लेकर के, कि धर्म में कई सारे ऐसे कर्मकांड शामिल कर लिए गए जो पूरी तरीके से अनैतिक थे या अतार्किक थे। इन अनैतिक और अतार्किक धार्मिक कर्मकांडों के विरोध में ही उत्तर वैदिक काल और सूत्र काल में ये जो कर्मकांड थे, अनैतिक या अन्यायपूर्ण जो कर्मकांड थे, सूत्र काल में और मजबूती से, कड़ाई से लागू किए जाते हैं। ध्यान रखिए, उत्तर वैदिक काल में जिन कर्मकांडों की शुरुआत की गई वो कुछ लेवल तक तो बैलेंस में थे, लेकिन सूत्र काल तक जाते जाते वो जो अंधविश्वास कर्मकांड थे बहुत ही कड़ाई से समाज पे लागू करने का प्रयास किया गया। इवन कि यहाँ तक कहा गया कि जो व्यक्ति इन कर्मकांडों को नहीं मानेगा, जो व्यक्ति इन्हें नहीं मानता है, इनका पालन नहीं करता है, उसके लिए ढेर सारे दंड के भी प्रावधान किए गए कि उसे दंडित किया जाए। यानी लोगों के अंदर, आम जो जनमानस थी, आम जो प्रजा थी, आम लोग जो रहने वाले थे, उनके अंदर एक निराशा थी, हताशा थी कि ये जबरदस्ती के कर्मकांड हमारे ऊपर लागू किए जा रहे हैं। लोग इससे मुक्त होना चाहते थे। इस कर्मकांडों से, अंधविश्वासों से लोग मुक्ति का राह देख रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमें इन कर्मकांडों से मुक्त करे। हम आजाद होना चाहते हैं। इसी एस्पेक्ट में उत्तर वैदिक काल के बाद, यानी सूत्र काल के बाद, कुछ नए धर्मों की उत्पत्ति होती है। तो नए धर्मों की उत्पत्ति, ध्यान रखिए, ये जो क्रम चल रहा है इसको अच्छे से समझिए। इस क्रम को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हम आज एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के फुल ओवरव्यू आपके सामने ला रहे हैं कि हमें पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। अभी अगर इस लेक्चर को देख लेते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये लेक्चर आपके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के ढेर सारे कंफ्यूजन दूर करेगी और आप उस लेवल तक सोचने की क्षमता हो जाएगी। अब कभी एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों ने देखा गया कि सूत्र काल में जो कर्मकांड, अंधविश्वास स्थापित हुए, उन कर्मकांडों के विरोध में कुछ नए धर्मों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि ये जो धर्म उत्पन्न होते हैं, एक मिनट रुकिए, जब नए कर्मकांडों की बात किया गया कि सूत्र काल के विरोध में, या सूत्र काल में जो अंधविश्वास थे, सॉरी इस तरीके से लिखे, अंधविश्वास और अतार्किक और अन्यायपूर्ण, अतार्किक और अन्यायपूर्ण कर्मकांडों के विरुद्ध में कुछ नए धर्मों की उत्पत्ति होती है। और इस समय दो नए धर्म महत्वपूर्ण थे जो काफी प्रभावशाली रहे, जिनका अध्ययन हम लोगों को करना है। बाकी के धर्मों से प्रश्न कभी कभार पूछते हैं, जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन दो जो धर्म उत्पन्न हुए वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक धर्म था जैन धर्म, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोगों को अध्ययन करना है। और दूसरा है बौद्ध धर्म। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज का आंसर, जवाब तो मिल गया होगा कि आखिर बौद्ध और जैन धर्मों की उत्पत्ति वास्तव में हुई किस पर्पज से या किस वजह से हुआ। तो ये आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि इन धर्मों की उत्पत्ति क्यों होती है। बाद में जब हम लोग क्लास जब स्टार्ट लेंगे, जब क्लास हम लोग शुरू करेंगे, तो अपने क्लास में जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो हम बताएंगे कि आखिर इन धर्मों की उत्पत्ति में क्षत्रियों का ही योगदान क्यों रहा। यानी दोनों धर्म हम देखते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का दोनों उत्पन्न करने वाले लोग कौन थे? क्षत्रिय लोग थे। तो वास्तव में इन धर्मों की उत्पत्ति क्षत्रियों के द्वारा ही क्यों किया गया, इस पे डिस्कशन हम लोग जो डिटेल में क्लास लेंगे तो वहां पे इस पे विस्तृत चर्चा किया जाएगा। तो वास्तव में क्षत्रियों के द्वारा इन धर्मों की उत्पत्ति क्यों हुई। ध्यान रखिए, ये जो क्लास हो पूरी तरीके से वेल कंसेप्चुअल विथ फैक्चुअल क्लास होगी।
यानी कंसेप्ट और तथ्य का जो मिक्स है, दोनों मिक्सअप क्लास होगी जो यूपीएससी के लेवल तक होगी। ये ध्यान रखिएगा, इसे बहुत ही हल्के में इस क्लास को मत लीजिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। एक बार अगर इस क्लास को आप कंप्लीटली पूरे इतिहास को कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको इतिहास के अंदर जो फीलिंग आएगी, आप इतिहास के उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जिस लेवल तक यूपीएससी की डिमांड है, और जहां तक आपने अभी सोचा भी नहीं होगा कि इतिहास किस प्रकार से होता है। आप जाएंगे ढेर सारे ऑफलाइन कोचिंगों में या ऑनलाइन कोचिंगों में, जहां आपसे सिर्फ इतिहास के नाम पे आपसे 15-15 हजार रुपए लिए जाएंगे सिर्फ जीएस के लिए। आपको उस सारे अच्छे मटेरियल, सारी चीजें आपको हम यहाँ पे निःशुल्क में इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। आपको एक काम ये करना है कि आपको नोट्स बनाते चलना है साथ में। जिस प्रकार से हम बनाते जा रहे हैं, आपको नोट्स अपने शब्दों में अच्छे से बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उस नोट्स को हमारे पास भेजिए। हमने दूसरे चैनल्स पे वादा किया था कि जो लोग अच्छा नोट्स बनाएंगे उनका हम पर्सनल गाइडलाइन देंगे टिल सिलेक्शन तक। तो ये वादा हम अपने चैनल पे अब करते हैं, और इस चैनल पे, अपने चैनल पे जो वादा हमने किया है, जो कर रहे हैं आपसे वादा, उस वादे को हम 100% पूरी तरीके से पूरा करेंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो शुरुआत हम लोग देखते हैं कि बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के बाद कुछ नए धर्मों की उत्पत्ति होती है, बौद्ध है, जैन धर्मों की। इसमें क्षत्रियों का योगदान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हो जाती है। फिर भारत में एक बड़े साम्राज्य की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। मगध साम्राज्य की उत्पत्ति में किन तत्वों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसकी भी चर्चा हम लोग क्लास में करेंगे। मगध साम्राज्य जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि वास्तव में जो बड़ा साम्राज्य बनता है वो किस प्रकार से बनता है, यानी मगध साम्राज्य किस प्रकार से एक साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट होता है। और मगध साम्राज्य में जो पहला वंश स्थापित होता है वो होता है हर्यक वंश स्थापित होता है, और जो अंतिम वंश स्थापित होता है मगध साम्राज्य में, अंतिम वंश, वो होता है नंद वंश। इसी नंद वंश का शासक था धनानंद। धनानंद ने ही चाणक्य का मजाक उड़ाया था, और इसी चाणक्य के मजाक उड़ाने के कारण ही चाणक्य ने धनानंद के साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से समाप्त कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। यानी चाणक्य के माध्यम से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से धनानंद के साम्राज्य को समाप्त करके एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है, मौर्य साम्राज्य की। हम यहाँ से देख रहे हैं कि भारतीय इतिहास में वास्तव में जो इतिहास की बात हम लोग करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, जो युद्धों की शुरुआत होती है, जो राजनीतिक रूप से दांवपेच की शुरुआत होती है, वह शुरुआत मगध साम्राज्य से होता है। तो वास्तव में भारत में जो राजनीतिक इतिहास की हम लोग बात करते हैं, तो राजनीतिक इतिहास की शुरुआत मगध साम्राज्य से मानी जाती है। इससे पहले का जो इतिहास रहा है वो राजनीतिक इतिहास नहीं बोला जाता है, बल्कि उस सांस्कृतिक इतिहास के तहत लाया जाता है। लेकिन मगध साम्राज्य से राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों इतिहासों की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि प्राचीन इतिहास में जो भी साम्राज्य या शासक बने, उन्होंने किसी विशेष धर्म को प्रोटेक्ट किया और उसे बढ़ाने का प्रयास किया। ये धर्म हमारे सभ्यता का एक पार्ट है, कल्चर का एक पार्ट है। तो अभी तक वैदिक धर्म जो था वो राजनीतिक रूप से उस तरीके से घटनाएं नहीं घटी थी, लेकिन धार्मिक रूप ज्यादा प्रभावशाली था। कब तक? मगध साम्राज्य से पहले। यानी मगध साम्राज्य से पहले के इतिहास देखेंगे तो वहाँ धार्मिक प्रभाव ज्यादा था, राजनीतिक प्रभाव कम था। लेकिन मगध साम्राज्य की देखेंगे तो यहाँ राजनीतिक प्रभाव ज्यादा हो गया और धार्मिक प्रभाव कम हुआ। बौद्ध और जैन धर्मों के बाद जो ब्राह्मण धर्म चल रहे थे, जैसे वैदिक सभ्यता, जो वैदिक धर्म था वो ब्राह्मण धर्म था, वास्तव में उन ब्राह्मण धर्मों का जो प्रभाव था बौद्ध एंड जैन धर्मों ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, या ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया। यानी जो ब्राह्मण धर्म था, वैदिक धर्म था, वह वैदिक धर्म बौद्ध एंड जैन धर्मों के सामने टिक नहीं पाया, और बौद्ध एंड जैन धर्मों ने आम मानस पे ज्यादा प्रभाव डाले, जिसका प्रभाव ये रहा कि मगध साम्राज्य जो बनता है, तो मगध साम्राज्य के महत्वपूर्ण जो शासक थे वो कहीं न कहीं जैन या बौद्ध धर्म से ज्यादा प्रभावित रहे। ठीक, यानी कि जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से प्रभावित रहे। उसके बाद धनानंद जो बनता है, धनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जब आता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरीके से बौद्ध धर्म, ये जो मौर्य साम्राज्य था, इसमें अशोक का जन्म होता है, जो अशोक आता है शासक। यहाँ पे बौद्ध धर्म ज्यादा प्रभावशाली हो गया, सबसे ज्यादा प्रभावशाली हुआ। यानी सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का अगर विस्तार किया जाए तो मौर्य साम्राज्य में होता है और अशोक के काल में होता है। तो ध्यान रखिए कि मगध साम्राज्य से शुरू होता है बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव, वो मौर्य साम्राज्य तक चलता है। लेकिन मगध साम्राज्य का जो पतन होता है, अंतिम वंश जो नंद वंश था, नंद वंश के पतन के बाद बड़े साम्राज्य का जब पतन होता है, तो इसी समय कुछ विदेशी आक्रमण भी भारत पे होते हैं।
कब होता है? मौर्य वंश के पतन के बाद कुछ विदेशी मगध साम्राज्य के पतन के बाद कुछ विदेशी आक्रमण भी भारत पे होते हैं। नंद वंश की यानी मौर्य, एक मिनट ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा थोड़ा अच्छे से इसको समझिए। समझ लेंगे सारा जो कंफ्यूजन है आपका, जो सारा चीजें हैं प्राचीन इतिहास को लेकर के काफी दूर हो जाएगा। हमने मगध साम्राज्य की बात किया। मगध साम्राज्य में हमने बताया पहला वंश था हर्यक वंश, दूसरा अंतिम वंश आता है नंद वंश, पहला और अंतिम। नंद वंश के पतन के बाद भारत में कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग पहला विदेशी आक्रमण। तो पहली बार भारत में जो विदेशी आक्रमण होता है कब होता है? मगध साम्राज्य के पतन के बाद, और यह आक्रमण होता है ईरानियों के द्वारा या पारसियों के द्वारा होता है, ईरानी या पारसी के द्वारा। ये पहले लोग थे, यानी ईरानी पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया फर्स्ट टाइम। इसी समय यूनानियों का भी आक्रमण होता है, और यूनानियों के आक्रमण में जो सबसे फेमस है आप लोगों को पता है, सिकंदर का आक्रमण भी इसी समय होता है। सिकंदर का आक्रमण भी सेम इसी समय होता है, मगध साम्राज्य के पतन के बाद होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। साम्राज्य के लास्ट में दो विदेशी आक्रमण होते हैं, एक ईरानियों का आक्रमण होता है, दूसरा होता है यूनानियों का आक्रमण। लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्रों पर नहीं रहा, बल्कि पश्चिमी भारत से ही वो लौट जाएंगे, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र था वहीं से ये वापस हो जाते हैं। इसी समय नंद वंश का पतन करके चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए साम्राज्य की स्थापना किया था, इसका नाम था मौर्य साम्राज्य। यानी नंद वंश के अंतिम शासक जो धनानंद था, धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया, और भारतीय इतिहास में यह साम्राज्य ने काफी बड़े क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं अब मगध साम्राज्य के बाद हमारा आ जाता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा अशोक, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य भी एक महत्वपूर्ण शासक था, हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक शासकों का अध्ययन डिटेल में करेंगे। यहाँ बस समझने का प्रयास करिए कि मौर्य साम्राज्य में अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट किया और बौद्ध धर्म के बड़े स्तरों पर प्रचार किया, यहाँ तक कि श्रीलंका तक जाकर के उसने प्रचार करवाया बौद्ध धर्म का। अपने शासन व्यवस्था में धम्म व्यवस्था को लागू किया। जब हम लोग एंशिएंट पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे धम्म व्यवस्था होता है क्या, अच्छे तरीके से समझेंगे। बौद्ध जब अशोक का जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कमजोर होते हैं, यानी मौर्य साम्राज्य के बड़े साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट हुआ, लेकिन अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी रहे इतने योग्य नहीं रहे, और इस साम्राज्य में छोटे छोटे कई राज्यों की स्थापना होती है। ध्यान देखिए, हम लोग क्या देख रहे थे कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो ब्राह्मण धर्म थे, खासतौर से ब्राह्मण धर्मों के सबसे ज्यादा चैलेंज देते हैं बौद्ध और जैन धर्म। इन धर्मों के प्रभाव में ब्राह्मण धर्म पूरी तरीके से एक तरीके से प्रभावहीन हो गया। लोग उससे कम प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग हुए बौद्ध धर्म से, और न केवल बौद्ध धर्म का प्रभाव आम लोगों पे था, बल्कि राजाओं पर भी पड़ा, शासकों पर भी पड़ा, और सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ अशोक। यानी मौर्य और मगध साम्राज्य में बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट किया गया और बौद्ध धर्म का विस्तार होता रहा, और सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म विकसित हुआ मौर्य साम्राज्य में अशोक के द्वारा। लेकिन इसी समय फिर से उस प्राचीन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास चल रहा था कि ब्राह्मण धर्म को फिर से लागू किया जाए। तो अशोक के बाद जो ही मौर्य साम्राज्य में उसके जो उत्तराधिकारी, योग्य उत्तराधिकारी नहीं आते हैं, मौर्य साम्राज्य जो ही कमजोर होता है, यूं ही मौका लगा करके मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण राज्य की स्थापना किया गया। ये जो ब्राह्मण राज्य थे, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण राज्य की स्थापना किया गया, जिसमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण आता है शुंग वंश की स्थापना, फिर दूसरा आता है आंध्र सातवाहन वंश। ध्यान रखिएगा, आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश। इतिहास को यहां से समझने का प्रयास करिए। हम एक जगह से शुरू करते हैं, फिर घूम करके हम वहीं पे आ जाते हैं इतिहास में। शुरुआत इतिहास होता है वैदिक सभ्यता से, जहां पे ब्राह्मण धर्म का अस्तित्व होता है। ब्राह्मण धर्म में बढ़ते हुए कर्मकांडों के विरोध के स्वरूप दो धर्मों की उत्पत्ति होती है, जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है। और इस जैन और बौद्ध धर्मों का प्रभाव आने वाले राजाओं पे पड़ा, आने वाले शासकों पे पड़ा। मगध और मौर्य साम्राज्य में इसका प्रभाव रहा।
मौर्य साम्राज्य में अशोक सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा, लेकिन इसी ब्राह्मण जो धर्म थे, ब्राह्मण धर्म को पुनः प्रभावशाली प्रभावी करने के लिए, पुनः उसी रूप में लागू करने के लिए और अशोक के कमजोर उत्तराधिकारियों का फायदा उठाते ही, यानी जिस प्रकार अशोक एक कमजोर उत्तराधिकारी अशोक के होते हैं, राज्य की शक्ति केंद्रित पावर कमजोर होता है, उसी का फायदा उठाते ही पुनः ब्राह्मण राज्य की स्थापना की गई। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दो वंश आते हैं, शुंग वंश और आंध्र सातवाहन वंश। इन दोनों ने पुनः वैदिक धर्म को लागू करने का प्रयास किया। जो वैदिक काल में जिस प्रकार से कर्मकांड चले आ रहे थे, यज्ञों का प्रधान यज्ञ होते थे, उन सभी चीजों को इन दोनों ने लागू करने का प्रयास किया। लेकिन ये जो शुंग और आंध्र सातवाहन वंश है, ये वास्तव में उन्होंने एक भारत के बड़े क्षेत्रों पर अधिकार नहीं किया, बल्कि कुछ छोटे क्षेत्रों पर ही अपने प्रभाव जमाए रहे, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव यह पड़ा कि इसी समय कमजोर जान करके भारत की जो केंद्रीय व्यवस्था को कुछ विदेशी आक्रमण पुनः होते हैं। और ये जो विदेशी आक्रमण होते हैं मौर्योत्तर काल में, ये विदेशी आक्रमण भारत पे एक लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं। उसका प्रभाव हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोग उसका प्रभाव देखेंगे, उनके कल्चर्स वगैरह अभी तक चले आ रहे हैं। यानी मौर्योत्तर काल में दो प्रकार के राज्यों की स्थापना होती है, ध्यान रखिए। मौर्य काल में हमने देखा अशोक के बाद, मौर्योत्तर काल की बात करें तो मौर्योत्तर काल में दो प्रकार के भारत में राज्य स्थापित होते हैं। एक तो होता है ब्राह्मण राज्य और दूसरा होता है विदेशी आक्रमण होते हैं। इस रूप में हम लोग समझना होगा। ब्राह्मण राज्यों में हम लोग देखा सबसे महत्वपूर्ण था शुंग वंश और दूसरा महत्वपूर्ण था आंध्र सातवाहन वंश। इसी प्रकार विदेशी आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले आक्रमण करते हैं यूनानियों ने आक्रमण किया, सॉरी ग्रीक बैक्टीरियन ने आक्रमण किया। इसे हम लोग बोलते हैं हिंद यवन, इन्हें हिंद यवन भी बोला जाता है। इसके बाद शकों का आक्रमण होता है, शक आक्रमण करते हैं। फिर पहलव या पार्थियन इन्हें बोलते हैं हम लोग, पार्थियन ने आक्रमण किया। उसके बाद कुषाणों का आक्रमण हुआ, फिर हूणों का आक्रमण होता है। यानी मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं भारत कई तरीके से कई भागों में विभाजित होता है। इसमें दो लोगों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो विदेशी आक्रमण हुए जो क्रम से हुए, ये आक्रमण ग्रीक बैक्टीरियन या हिंद यवनों का आक्रमण होता है। उसके बाद शक आक्रमण करते हैं, फिर पहलो या पार्थियन आक्रमण करते हैं, फिर कुषाणों का आक्रमण होता है, उसके बाद लास्ट में हूणों का आक्रमण होता है। और इस समय दो ब्राह्मण वंशी राज्य स्थापित हो चुके थे, शुंग और आंध्र सातवाहन वंश। लास्ट में इनके विभाजन के स्वरूप इनकी केंद्रीय शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी दोनों लोगों की। इसी का फायदा उठाते हुए हालांकि कुषाणों ने भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, इवन कि चीन तक पहुंच गया था कुषाण, लेकिन उसके बाद इसके उत्तराधिकारी भी इतने मजबूत नहीं हुए कि उस साम्राज्य को राज्य को बनाए रख सके। इन्हीं सबों का फायदा उठाते हुए, इनके कमजोर केंद्रीय प्रशासन का फायदा उठाते हुए भारत में पुनः एक नए बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है। और उस साम्राज्य का नाम होता है गुप्त साम्राज्य, या जिसे बोलते हैं हम लोग गुप्त काल आता है। यानी गुप्त साम्राज्य के नाम पर ही गुप्त काल का नाम रख दिया गया है। तो एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, गुप्त साम्राज्य, जिसमें दो तीन शासक काफी महत्वपूर्ण हैं, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य से बोलते हैं। ये दो शासक काफी महत्वपूर्ण हैं। जब हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे तो हम लोग गुप्त साम्राज्य में जितने भी महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, जैसे महेंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इन लोगों के बारे में डिटेल में अध्ययन किया जाएगा। अभी इस बार जो पीसीएस हुआ था, यही समुद्रगुप्त से पूछा गया था कि इसने जो आक्रमण किए दक्षिण भारत में 9 राज्यों पर, वो 13 राज्यों पे, उन आक्रमणों में जो राजा थे और उनका जो क्षेत्र था उसका नाम पूछ लिया था। तो हम लोग जो गुप्त काल पढ़ेंगे तो वहां पे इसका डिटेल में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, तो गुप्त साम्राज्य में भी एक बड़ा साम्राज्य गुप्त साम्राज्य स्थापित होता है भारतीय इतिहास में। और भारतीय इतिहास में गुप्त काल कई मायने में इसे गोल्डन पीरियड भी माना जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो किस एवज में गोल्डन पीरियड इसे मानते हैं, स्वर्णकाल माना जाता है, इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने गुप्त काल जब पढ़ेंगे उस साम्राज्य में। गुप्त काल में ध्यान रखिए, जब बड़े साम्राज्य स्थापित होने के बाद लास्ट में जब उत्तराधिकारी उसके कमजोर होते हैं तो उसकी केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है। यानी जो कंट्रोलिंग पावर है बड़े बड़े क्षेत्रों पे वो कमजोर हो जाता है। और उसी का फायदा उठा करके क्षेत्रीय स्तर पे जो लोग मजबूत स्थिति में होते हैं, जो सामंत होते थे राजा के, इन क्षेत्रीय स्तर पे जो राजाओं के सामंत होते थे या राजाओं के नियंत्रण में जो कार्य करते थे, या क्षेत्रीय लेवल पे जो योद्धा टाइप के व्यक्ति होता था,
वो इंतजार करता था कि राजा का केंद्रीय पावर कब कमजोर हो और हम बड़े लेवल पर अपने राज्य की स्थापना करें। यानी सभी की जिज्ञासा होती कि हमारी शासन व्यवस्था चले। जो ही पता चलता है कि केंद्रीय स्तर पे सत्ता कमजोर हो चुकी है, तो क्षेत्रीय स्तर पे जो लोग मजबूत स्थिति में होते हैं वो वहां पे कब्जा करके अपने तरीके से शासन व्यवस्था के चलाने का प्रयास करते हैं। यही होता है इस पीरियड को, उस काल को, जब क्षेत्रीय केंद्रीय स्तर पे सत्ता कमजोर हो जाती है, तो उसे हम लोग गुप्तोत्तर काल बोलते हैं, या पोस्ट जो है कि गुप्त काल इसे बोला जाता है। तो गुप्त काल के बाद नया एज की शुरुआत होती है, गुप्तोत्तर काल। और इस गुप्तोत्तर काल में एक महत्वपूर्ण शासक रहा है पुष्यभूति वंश, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। ये भी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं रहा, लेकिन इसने कुछ कार्य अच्छे किए, उसका प्रभाव कुछ बड़े क्षेत्रों पर स्थापित करने का प्रयास किया अपना शासक। लेकिन गुप्तोत्तर काल में पुष्यभूति वंश कुछ समय तक रहा। इसके बाद इसी काल में, गुप्तोत्तर काल में, जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय लेवल पे जो राज्यों का अस्तित्व होता है, नए कुछ क्षेत्रीय राज्य गठित होते हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पे तो मजबूत थे, लेकिन आपस में ही उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया। जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोणीय संघर्ष काफी फेमस है, जो गुप्तोत्तर काल में ही होता है, जहां पे क्षेत्रीय स्तर पे 3 वंशों के जो राजाओं थे उन्होंने आपस में कन्नौज को लेकर के युद्ध लड़ा। इसका प्रभाव, तीनों जब वंश आपस में लड़ते हैं, खासतौर से गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, ध्यान रखिए यहाँ पे गुप्तोत्तर काल में एक तो पुष्यभूति वंश होता है जिसने अपने प्रभाव को कुछ हद तक बनाए रखा, लेकिन इसी समय क्षेत्रीय स्तर पे भी कुछ विद्रोह होते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी कुछ संघर्ष होते हैं, और इस संघर्षों में सबसे महत्वपूर्ण जो संघर्ष रहा है वो रहा है त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष। और इस त्रिकोणीय संघर्ष में 3 शक्तियां भाग ले रही थी। एक राजस्थान में भाग ले रही थी गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा बंगाल में था पाल वंश, और दूसरा था दक्षिण दक्कन में राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे कन्नौज पे कब्जा को लेकर। ध्यान रखिए, कन्नौज को लेकर के 3 वंशों ने संघर्ष किया। वास्तव में ये जो तीनों शक्तियां थी ये मजबूत कंडीशन में थी, लेकिन आपस में ही युद्ध करने के बाद ये शक्तियां कमजोर हो गई, और इसका फायदा मिला कि तुर्की जो थे, मध्यकाल में जब हम प्रवेश करते हैं तो तुर्कियों का जो आक्रमण होता है, तुर्की उस आक्रमण में सफल इसीलिए हुए कि ये जो 3 शक्तियां मजबूत स्थिति में थी, जो तुर्कियों का विदेशियों को आक्रमण को रोक सकती थी, इन तीनों शक्तियां आपस में ही लड़ करके इतनी कमजोर हो गई कि अब इनके अंदर इतना दम नहीं रहा है कि वो विदेशी आक्रमण को रोक सके। तो फुल एनालिसिस में हम लोगों ने क्या देखा, एक चीज यहाँ तक देखिए, ये जो है कि एंशिएंट हिस्ट्री का यहाँ तक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास की बात करेंगे, तो हमने बताया था कि दक्षिण भारत का इतिहास का जो कल्चरल है, द्रविड़ कल्चर माना जाता है और पूरी तरीके से अलग है, तो उसका भी अध्ययन हम लोग अलग से करेंगे। मुख्य इतिहास हम लोगों को यहाँ तक ही पढ़ना है। दक्षिण भारत के इतिहास को अलग से, जब इतना पढ़ने के बाद हम लोग अलग से वीडियोस दक्षिण भारत के इतिहास में भी करेंगे, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा इन फ्यूचर भविष्य में है। तो पूरे इतिहास का, एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि बीच बीच में विदेशी आक्रमण होते रहे। और यह विदेशी आक्रमण कब होता रहा है, विदेशी आक्रमण होता कब रहा है, ये विदेशी आक्रमण तब होता रहा है जब जब केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई है। और हमें पता है कि केंद्रीय शक्ति हमेशा गुप्तोत्तर काल, मौर्योत्तर काल में कमजोर हुई है। यानी जो काल, जो एज जिस साम्राज्य के नाम पे रखा जाता है, उस साम्राज्य का जो अंतिम चरण होता है उसी में पोस्ट लगा देते हैं तो वो काल हो जाता है। तो हमने देखा सबसे पहले मगध साम्राज्य में विदेशी आक्रमण होता है। रीजन क्या था, मगध साम्राज्य में विदेशी आक्रमण होने का रीजन ये था कि मगध साम्राज्य के अंतिम चरण में केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में विदेशी आक्रमण होता है, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण होता है। इस मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण का रीजन भी यही होता है कि केंद्रीय सत्ता मौर्योत्तर काल में कमजोर हो जाती है, यानी मौर्य साम्राज्य जो था वो कमजोर हो जाता है। फिर मौर्योत्तर काल में यह सत्ता कमजोर होने से विदेशी आक्रमण होता है। फिर हम लोग देखते हैं गुप्तोत्तर काल में विदेशी आक्रमण होता है, गुप्तोत्तर काल में विदेशी आक्रमण होता है। और गुप्तोत्तर काल में विदेशी आक्रमण का भी मुख्य रीजन क्या रहा कि केंद्रीय सत्ता कमजोर रही। यानी जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है तब तब भारत में विदेशी आक्रमण हुआ है। और गुप्तोत्तर काल में होने वाला जो विदेशी आक्रमण था, तुर्कियों का आक्रमण था। तुर्की इसी वजह से सफल हो गए कि केंद्रीय सत्ता पूरी तरीके से कमजोर रही।
तो ये हम लोगों का आज का इतिहास का ये फर्स्ट एक इंट्रो क्लास था, एनालिसिस था, जहां पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या चीजें पढ़ना है और किस प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का विकास होता है। फिर हम लोग क्रम से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम लोग इतिहास को पढ़ते जाएंगे। ध्यान रखिए, इधर थोड़ा सा हमें 2-3 दिन के लिए घर जाना है, तो दीपावली के बाद से इतिहास पे वेल तरीके से क्रमबद्ध रूप से हम लोगों का क्लास चलेगा। यह जो क्लास होगा पब्लिक होगा। आप लोगों को बस सहयोग ये करना है कि सब्सक्राइबर्स को जोड़ना है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ऐसे लोगों तक शेयर करिए जिन्हें जरूरत है इस वीडियोस की, उन्हें शेयर करिए। हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी बैच को लेकर के काफी बच्चे बोल रहे हैं, तो उनके लिए भी हम कुछ क्रैश कोर्स के हिसाब किताब चलाएंगे, जितना हो सकेगा हम उनके लिए करेंगे। यानी डेली कोशिश होगी कि उनके लिए भी एक वीडियो जीएस के पर्पज से और एक वीडियो करेंट के पर्पज से उनको अवेलेबल कराया जाए। करेंट को जो वीडियो होगी हफ्ते में एक बार होगी। एग्जाम जब होने वाला होगा तो उससे 15 दिन पहले लगातार 10 वीडियोज उनके लिए करेंट का अपलोड किया जाएगा। यूपीएससी और यूपीपीएससी को लेकर के 2019 में जिन लोगों ने टारगेट किया है, वो टारगेट अच्छे तरीके से कर ले और हमारे साथ जुड़िए। यहाँ पे हम आपको उस टारगेट तक ले जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्रम से एंशिएंट हिस्ट्री हम पूरा आपको तैयार करवाएंगे। उसके बाद जितनी भी चीजें जरूरत होगी, आपको वेल गाइडलाइन क्या होगा वो भी दिया जाएगा, और आगे की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर भी हम जल्द ही वीडियोस दीपावली के बाद लाएंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी को आप बनाइए। तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को संभाल ली है। दीपावली के बाद से हम लोग वेल तरीके से क्रमबद्ध रूप से जाएंगे, फिर हमें घर जाना नहीं होगा। काफी दिन हो गए हमें घर गए हुए, तो हमें 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए घर जाना होगा। लेकिन ये वादा करते हैं कि दीपावली तक या दीपावली के 1-2 दिन के बाद ही पूरी वीडियोस क्रम से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री। ये ओवरव्यू ध्यान रखिए, इस तरीके का ओवरव्यू आपको कोई नहीं देता है। ये ओवरव्यू आपके लिए बहुत ही रामबाण होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। ये ओवरव्यू जो दिया गया है आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा कंफ्यूजन है, वो कॉन्सेप्ट, वो कंफ्यूजन आपके अंदर ये ओवरव्यू डालेगा कि हमें किस प्रकार से पढ़ाई करना है एंशिएंट हिस्ट्री को और कैसे समझना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सारी चीज, एक एक चीजें आपको यहाँ से अवेलेबल कराई जाएगी, बस आप नोट्स बनाते चलिएगा साथ में। जिस प्रकार से आप लोगों ने अन्य जगहों पे हमारा साथ दिया ऑनलाइन क्लासेस में, तो वहां पे आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पार्ट 1 के साथ। और पार्ट 1 की शुरुआत हमारी होगी इतिहास, एकदम प्रारंभ से इतिहास को हम लोग समझेंगे और लास्ट तक जाएंगे क्रमबद्ध रूप से। 1, 2, 3 सीरीज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियोस आएगी। ध्यान रखिए, सारे पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी पार्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। तो सभी पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे पार्ट देखिए। देखने के बाद न केवल यहाँ बल्कि इसके आगे भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। आप धीरे धीरे देखते जाइए हम आगे प्रयास क्या होता है। बहुत सारे लोगों को समस्या थी, कई सारे लोगों ने प्रश्न किया था कि सर क्वेश्चन जो सॉल्विंग वाला सीरीज चल रहा था, आप देखें जरा किसमें कितना है दम। ये सीरीज भी बहुत जल्द ही हम लाने वाले हैं, और ये सीरीज भले ही लाइव नहीं होगा तो अपलोडेड होगा, लेकिन आपके लिए रामबाण होगा, काम का होगा, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए हमारे साथ अगले सिलेक्शन के लिए। मेहनत करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें सहयोग देते रहिए, अच्छे कमेंट करिए, वही कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का काम करेगा। तो अच्छे कमेंट करिए, लोगों को जोड़िए इस चैनल पे, लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें जरूरत है। ऐसे चैनल पे जाने से बचिए जहां आपको गोल गोल सिर्फ घुमाया जाएगा, आपको गोल गोल कर किया जाएगा, जहां से एक भी प्रश्न फंसने वाले नहीं है। फालतू की चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, कुछ भी क्रमबद्ध रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान रखिए, आपको क्रमबद्ध अध्ययन ही आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, और उस क्रमबद्धता की जिम्मेदारी, उस क्रमबद्धता का भरोसा, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि हम आपको जो कुछ भी प्रोवाइड कराएंगे वो क्रमबद्ध रूप से होगा, कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी दूसरी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप चलता हूँ, अब फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके।